अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक और लेक्चर, तीसरा लेक्चर जो है हमारे इस प्लेलिस्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो मैं लेके आ रहा हूं। और अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मैंने कल लेक्चर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, और जिसमें आपने ये पढ़ा है कि एक सिस्टम का मोमेंटम तभी कंजर्व रहेगा, एक सिस्टम का मोमेंटम तभी चेंज नहीं होगा जब वो सिस्टम आइसोलेटेड हो, यानी कि जब उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला कि एक सिस्टम तभी आइसोलेटेड सिस्टम बनता है जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। सही बात। तो ये हमने कल पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, और इसको माशाल्लाह हमने इलस्ट्रेट भी कर लिया। और आज जो लेक्चर है वो ये बोलता है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये कहां कहां पे अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशन कहां है। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन जो है दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइलिंग ऑफ द गन कैसी होती है और वो कितनी तेजी के साथ रिकॉइल होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। तो पहले आप इसकी पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख लीजिए, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये जो गन होता है ना जिससे गोलियां फायर की जा रही है, तो ये जो गन होता है ये क्या करता है कि ये रिकॉइल करता है। और ये रिकॉइल क्यों करता है? इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। अब आप बोलेंगे कि चलो सर फिर तो ये एप्लीकेशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मगर पहले ये बताइए कि ये रिकॉइल क्या होता है, ये गन रिकॉइल कैसे करता है। देखिए, चलो मैं यहां पर एक गन लेता हूं। चलो सपोज ये मेरे पास एक गन है, चलो मैंने यहां पर ये एक गन बनाया सपोज, और ये जो गन है आपको पता है कि इसमें बुलेट्स होती है। तो चलो यहां पर ये जो बुलेट्स है, आर यू गेटिंग मी? और ये गन है। गन और बुलेट जो है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाती है। ये एक, पहले आप ये समझिए कि ये एक सिस्टम बनाती है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला कि एक सिस्टम तब तक नहीं बनेगा जब तक कम से कम आपके पास दो इंटरैक्टिंग एंटिटीज हो, दो इंटरैक्टिंग बॉडीज हो। और यहां पर बुलेट और गन है और ये दोनों एक सिस्टम बना रही है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो गन है, ये जो गन और बुलेट है, ये सिस्टम तो बनाती है, मगर ये कौन सा सिस्टम बनाती है? जब हम फायर भी करते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाती है। सो गन एंड बुलेट, गन प्लस बुलेट, ये जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम बनता है? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज सर हाउ, ये कैसे आइसोलेटेड सिस्टम बनता है? जबकि हम जब फायर करते हैं तो हमने इसके ट्रिगर पे पीछे धक्का देना होता है, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वही होता है जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। तो ये कैसे बनाता है आइसोलेटेड सिस्टम? पहले मुझे ये बताओ, ये गन और बुलेट जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बनता है? चलो मैं आपको बताता हूं। जब हम फायर करते हैं ना, ये मेरे पास जो गन है, जब मैं इसके ट्रिगर पे हाथ रखता हूं तो मुझे इस ट्रिगर को किधर की तरफ धकेलना होता है? पीछे की तरफ धक्का देना पड़ता है। मगर मैं कभी भी एक ट्रिगर को पीछे की तरफ धक्का नहीं दे सकता, कभी भी धक्का नहीं दे सकता पीछे की तरफ, जब तक मैं इस बंदूक को, मैं इस गन को आगे की तरफ ना रखूं, मतलब कि पीछे से भी धक्का ना दूं। क्योंकि आप ऐसे कभी भी ट्रिगर को नहीं दबा सकते, क्योंकि आपको जब आप ट्रिगर पे हाथ लगाएंगे और उसको पीछे की तरफ धक्का देंगे तो ये गन पूरा का पूरा ही गन पीछे जाएगा।
तो अब क्या करते हैं हम ऐसे ट्रिगर मारते हैं। देखना, आपने ये चीज तो एक्सपीरियंस भी की होगी। अगर एक्सपीरियंस खुद नहीं की होगी तो आपने मूवीज वगैरह में तो देखा होगा, पबजी वगैरह में तो ये सब चीजें देखी होगी। तो क्या होता है कि जब हम इस पे हाथ रखते हैं ना, तो हम पीछे की तरफ ट्रिगर को धक्का देते हैं, मगर पीछे इस बंदूक का जो बट होता है उसको हम अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब है कि मैं जो एक्सटर्नल फोर्स इस उंगली से इस पे अप्लाई करता हूं, पीछे से उतना ही फोर्स इस थंब से या इस हैंड से या कभी शोल्डर से, शोल्डर की तरफ भी गन कभी रखते हैं। बड़े वाले जो गन होते हैं ना, तो उनको शोल्डर की ओर रखते हैं, दबा के रखते हैं, ताकि वो पूरा एक सिस्टम बने। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना, इस उंगली से किधर की तरफ, पीछे की तरफ, किस पे लग रहा है? ट्रिगर पे लग रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स पड़ा, वो जीरो नहीं है, मगर ये तब तक नहीं लगेगा जब तक ये बट जो है पीछे नहीं जाएगा, ये वहीं पे रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं पीछे इस थंब से इस बट को पकड़ के रखता हूं, मतलब कि पीछे कि इसी गन पे एक और फोर्स लग रहा है। वो किसके बराबर होता है? जितना आप ट्रिगर पे लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स इस गन पे कितना लग रहा है? जीरो। नो डाउट मैं ट्रिगर दबा रहा हूं, मगर मैं पीछे तो उसको दबा के रखा हूं। किसको? गन के बट को। दैट इज वाई मैं ट्रिगर को दबा सका, अदरवाइज मैं ट्रिगर को नहीं दबा सकूंगा। तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स कितना पड़ा अब ट्रिगर पे, इस गन पे? वो जीरो पड़ा। नो डाउट ट्रिगर पीछे गया फोर्स की वजह से, मगर ये जो बंदूक है ना, ये जो बट है, ये यहीं पे रहा इसलिए क्योंकि आपने पीछे इसको दबा के रखा था। तो नेट फोर्स कितना पड़ा इस पे? जीरो। जब मैं ट्रिगर भी दबाया तब भी नेट फोर्स गन पे कितना पड़ा? जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गन और बुलेट सिस्टम जो है, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। और आपको पता है जब एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम बनता है तो उधर क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड उसके लिए होता है। मतलब कि उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा उस सिस्टम का, वो वही उसका फाइनल मोमेंटम भी होगा। मतलब कि उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो जाएगा। चलो मैं अब इस गन को अब थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि पहले फायरिंग करने से पहले ये गन कैसा था और फायरिंग करने के बाद ये इसको क्या होता है, ये रिकॉइल क्या होता है, वो चीज देखना है। बिफोर फायरिंग, चलो मैं पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजी लिखूं। चलो यहां पर दो चीजें हैं, अब एक है गन और दूसरा क्या है? बुलेट। चलो जो मास ऑफ द गन है, मास ऑफ गन, वो मैं मानता हूं कैपिटल एम। लेट सपोज m इज द मास ऑफ द गन, और जो बुलेट है, मास ऑफ बुलेट, सपोज मास ऑफ द बुलेट इज लोअर केस m और स्मॉल m। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि इस गन का भी कोई मास होगा और इस बुलेट का भी कोई मास होगा। तो एक को मैंने कैपिटल M लिखा, दूसरे को स्मॉल m लिखा, समझिए। चलो वन इज एसोसिएटेड विद गन, वन जब भी मैं वन लिखूंगा गन के साथ एसोसिएट होगा, और टू बुलेट के साथ एसोसिएट होगा। समझ लो मेरी बात। सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि बिफोर फायरिंग करने से पहले गन की क्या वेलोसिटी थी? बताइए। गन तो रेस्ट में था, तो बहुत अच्छा। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, यू से इनिशियल वेलोसिटी दिखाते, मगर जब मैं वन लिखूंगा सबस्क्रिप्ट, इट मीन्स गन, क्योंकि मैंने इधर बोला वन इज एसोसिएटेड विद गन। सो सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज u1। बताइए वो किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि गन तो रेस्ट में है बिफोर फायरिंग। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब कि फायरिंग करने से पहले, बिफोर फायरिंग की बात कर रहा हूं मैं, उसको मैं इनिशियल बोल रहा हूं, और आफ्टर फायरिंग को मैं फाइनल बोल रहा हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब फायरिंग करने से पहले बुलेट की क्या वेलोसिटी थी? वो भी तो रेस्ट में थी, बंदूक के अंदर ही बैठी थी। तो u इनिशियल वेलोसिटी, मगर 2 लिखूंगा, 2 मीन्स 2 इज एसोसिएटेड विद बुलेट, तो u2 इज आल्सो जीरो। सो u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, वो जीरो था। इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो भी जीरो था। सो अब मुझे बताओ, बिफोर फायरिंग बताइए मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था? इनिशियल मोमेंटम, उसी का नाम देते हैं इनिशियल मोमेंटम। बताइए इनिशियल मोमेंटम गन और बुलेट सिस्टम का क्या था? बताइए गन की वेलोसिटी क्या थी? जीरो, तो मोमेंटम जीरो,
और ब्लड की वेलोसिटी 0 और इसका मोमेंटम 0। तो अब सिस्टम में यही दो चीजें हैं और दोनों रेस्ट में है। और आपको मैंने ये भी बोला है कि मोमेंटम उसी का होता है जो मोशन में होता है। ये दोनों एंटिटीज, ये दोनों बॉडीज रेस्ट में है, तो दोनों का मोमेंटम कितना होगा? 0। तो इनिशियल मोमेंटम गन और ब्लड सिस्टम का क्या है? 0। Are you getting me? This is the initial momentum of the gun and blood system that comes out to be 0 because both gun as well as blood both are at rest. तो before firing momentum system का क्या रहा? 0 और after firing क्या रहना चाहिए? 0। क्यों रहना चाहिए? Because this whole system is forming an isolated system because net force इस पे 0 पड़ा। अब मैं इसको ट्रिगर दबाया तो नेट फोर्स फिर भी कितना पड़ा? 0, क्योंकि मैंने अभी तक समझाया आपको कि नेट फोर्स 0 कैसे है। तो आप मुझे बताया यहां से ब्लड निकली, सपोज ये जो ब्लड है आगे की तरफ गई, U इनिशियल वेलोसिटी है, V2 क्योंकि 2 इज एसोसिएटेड विद ब्लड। सपोज V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड। चलो मैं मानता हूं कि वो जो ब्लड है आगे की तरफ ही गई और जाती भी है आगे की तरफ। So V2 means velocity of the blood after firing. After firing मतलब final state. So velocity of blood after firing क्या होगा? वो V2 मैंने रखा, बताइए वो तो कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता कितना है। सपोज वो V2 है, किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये जो गन है ये उस टाइम क्या करता है, जब ब्लड निकलती है ना गन से, तो गन पीछे की तरफ किक देता है, पीछे की तरफ झोंक देता है और उस पीछे की तरफ जाने को हम रिकॉइल बोलते हैं। और वो कितनी तेजी के साथ पीछे गया, कौन? गन, उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी। और गन अब रिकॉइल होता है। सपोज ये जो गन है ये पीछे की तरफ गया, आपको पता है पीछे की तरफ ही जाता है। चलो मैं नहीं मानूंगा, मैं यहां पर फर्ज करूंगा चलो ये आगे की ही तरफ गया, इसकी वेलोसिटी V1 है। What does V1 mean? V1 means velocity of the gun after firing. अब हमें ये नहीं पता वो पीछे की तरफ गन जाता है कि आगे की तरफ। चलो मैं फर्ज करता हूं कि वो आगे की ही तरफ गया। कौन? गन आगे की ही तरफ गया। मगर आपको यह पता है कि प्रैक्टिकली जब गन से गोली निकलती है तो गन पीछे की तरफ झोंक देता है और पीछे की तरफ चलता है गन, उसको बोलते हैं रिकॉइल और उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी। मगर मैंने फर्ज किया चलो ये गन जो है पीछे की तरफ नहीं गया, आगे की तरफ गया, गोली भी आगे गई और गन उसी के पीछे गया। सपोज मैं मानता हूं, मैं यही रूल यूज करके चलता हूं। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग क्या मैंने रखा? V1 वेक्टर। दोनों मैंने क्या रखे? पॉजिटिव मीन दोनों आगे की तरफ गए, क्योंकि मुझे नहीं पता, गोली का तो पता है मुझे आगे की तरफ गई, मगर ये गन का पता नहीं। जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा उसको नहीं पता गन पीछे जाता है कि नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि चलो गन भी आगे की ही तरफ गया और इसकी वेलोसिटी क्या रखी? V1। अब अगर कोई बोलता कि सर गन नहीं जाता है तो फिर V1 क्या निकलना चाहिए? 0। तो वो भी देखते हैं कि 0 निकलता है या आगे की तरफ चलता है या पीछे की तरफ चलता है, वो देखेंगे। अब मुझे बताओ दोनों किस में है? अब फिलहाल मोशन में, गन भी मोशन में और ब्लड भी मोशन में, मगर आफ्टर फायरिंग। तो जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसका मोमेंटम होगा। तो अब मुझे बताओ मोमेंटम क्या होगा ब्लड का? मोमेंटम ऑफ ब्लड, चलो मैं PP लिखता हूं, मोमेंटम ऑफ ब्लड। मोमेंटम ऑफ ब्लड जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ द ब्लड वो स्मॉल m है, इंटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लड और वो V2 वेक्टर है। समझ में आया? आगे की ही तरफ। और मोमेंटम ऑफ PG मीन्स मोमेंटम ऑफ गन। चलो हम मानते हैं कि गन भी आगे की ही तरफ गया फायरिंग करने के बाद, तो फिर उसका भी मोमेंटम होगा। तो कितना होगा? PG। मास ऑफ द गन कितना मैंने रखा था? कैपिटल M। इंटू वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग कितनी रखी है? V1 वेक्टर। तो V1 वेक्टर, मगर याद रखना ये V1 वेक्टर मैंने किधर की तरफ रखा? आगे की ही तरफ, मैंने फर्ज किया। तो अब मोमेंटम ब्लड का भी है और अब मोमेंटम गन का भी है, मगर ये कब है? आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग मुझे बताओ सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? सिंपली मोमेंटम ऑफ ब्लड प्लस मोमेंटम ऑफ गन। सो मोमेंटम ऑफ गन प्लस ब्लड सिस्टम क्या होगा?
आफ्टर फायरिंग यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा इस सिस्टम का, वो होगा मोमेंटम ऑफ गन दैट इज कैपिटल M V1 वेक्टर प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट और वो कितना है स्मॉल m कैपिटल V2 वेक्टर। आर यू गेटिंग मी? मगर ये किसका मोमेंटम है? गन और बुलेट सिस्टम का आफ्टर फायरिंग। ये किसका मोमेंटम है? गन और बुलेट सिस्टम का, मगर कब? बिफोर फायरिंग। वो क्या है? 0। और आपको पता है गन और बुलेट सिस्टम कौन सा सिस्टम बनाते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। फिर ये जो फाइनल मोमेंटम है ये किसके बराबर होना चाहिए सिस्टम का? इनिशियल मोमेंटम के बराबर। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताइए वो क्या बोलता है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका? 0। वो किसके बराबर निकलना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के बराबर। फाइनल मोमेंटम क्या है? कैपिटल M V1 वेक्टर प्लस स्मॉल m V2 वेक्टर। 2 इज एसोसिएटेड विद बुलेट एंड 1 इज एसोसिएटेड विद गन। अब मुझे एक बात बताओ, हमने V1 निकालना है। V1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग, जिसको हम रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। हमें नहीं पता वो किधर की तरफ गया, हमने फर्ज किया वो किधर की तरफ गया? आगे की तरफ। तो mv1 यहां से किसके बराबर निकलेगा? mv1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये माइनस mv2 बनेगा, माइनस स्मॉल mv2 वेक्टर। आर यू गेटिंग मी? ट्रांसपोजिंग, बाय ट्रांसपोजिंग इसको मैंने इधर लेके आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो V1 वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, वो किसके बराबर होगा? माइनस m स्मॉल m मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग डिवाइडेड बाय, ये m क्या होगा इधर? डिवाइड बाय कैपिटल M। ध्यान से देखिए इस रिलेशन को। This is the velocity of the bullet, oh sorry, 1. This is the velocity of the gun after firing. बताइए क्या निकला वो? इस m स्मॉल m और कैपिटल M को मारिए गोली अभी। इस V2 वेक्टर को देखिए। V2 वेक्टर मीन्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग। वो किधर की तरफ गई थी? आगे की तरफ। और V1 क्या मैंने रखा था? वेलोसिटी ऑफ द गन। किधर की तरफ रखा था मैंने? आगे की तरफ। बाय दिस रिलेशन, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस V1 कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ V2। इसका मतलब यह है कि अगर V2 इधर की तरफ है तो V1 माइनस V2 की ओर है। माइनस V2 क्या हो गया? इधर की ओर। इसका मतलब यह है कि बुलेट अगर आगे की तरफ गई और गन को जो वेलोसिटी मिलेगी आफ्टर फायरिंग वो किधर की तरफ मिलेगी? पीछे की तरफ, बिकॉज हियर इट इज नेगेटिव। आया समझ? मैंने कहा था, मैंने फर्ज किया था पहले कि वो गन भी आगे की तरफ गया, मगर रिलेशन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के बाद उसने मुझे ये साबित करके दे दिया कि ये जो गन है इट इज एक्चुअली माइनस V2 वेक्टर। इट मीन्स दैट अगर V2 इधर है तो V1 इधर होगा, अगर V2 इधर है तो V1 इधर होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड ए रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन या रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। बताइए अब गन पीछे की ओर जाता है कि नहीं जाता? क्यों जाता है? बिकॉज टू कंजर्व द मोमेंटम। तो वो कितना निकला? अब बताइए ये रिकॉइल वेलोसिटी किसके बराबर निकली? माइनस m V2 बाय कैपिटल M। या माइनस का मतलब समझ में आया क्या है? माइनस का मतलब है कि जिधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है उसके ठीक अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द गन होगी फायरिंग के बाद। आर यू गेटिंग मी? तो हमेशा गन पीछे की तरफ धक्का देता है। और अब हम क्या चाहेंगे? अब हम ये चाहेंगे कि जब हम फायर करें तो हम पे जो फोर्स अब पड़ेगा, हम पे जो अब गन पीछे की तरफ आएगा वो कम आना चाहिए, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि टारगेट जो है, जो हमारा टारगेट है वो वही रहेगा, वो कन्फाइन रहेगा। अदरवाइज अगर ये पीछे की ओर आया हम टारगेट को अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम। और ये V1 कम तभी होगा जब m 0 होगा, जब m बहुत ज्यादा होगा। m कैपिटल M मीन्स मास ऑफ गन। दैट इज वाई ये जो गन होता है इसका मास ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं इसका मास ज्यादा? तब जाके वो पीछे की ओर धक्का कम ही देगा, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी। दैट इज वाई heavier guns are preferred over lighter ones। जो
हैवियर गन्स होते हैं, भारी गन होते हैं, वही प्रेफर किए जाते हैं। किनसे? जो लाइटर गन्स होते हैं उनसे ये प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन गन्स का मास ज्यादा है तो रिकॉइल वो कम करेंगे, वो रिकॉइल कम करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूंगा, मैं भी पबजी खेलता था, मगर वहां पर एक चीज मैं बता दूंगा यहां पर क्या होता है। वहां पर जब एक लूट मिलता है, वहां पर एक चीज मिलता है हमें कि रिकॉइल जो होता है वो कम होना चाहिए। उसके लिए हमें एक और चीज मिलता है वहां पर, उसको गन पे इंस्टॉल करना पड़ता है। पता है वो क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि उससे गन का मास और बढ़ जाएगा। जब गन का मास और बढ़ जाएगा, जो वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। दैट इज वाई वो जो गन है वो अब रिकॉइल नहीं करेगा, वो ऊपर नीचे टारगेट को नहीं करेगा, वो टारगेट को फोकस करेगा। आर यू गेटिंग मी? कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों गन्स को मास ज्यादा रखते हैं। दैट इज वाई। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जब पिस्टल से फायर करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि एक हाथ से पिस्टल से फायर नहीं करते, दो हाथ से पिस्टल से फायर करते हैं। क्यों? क्योंकि पिस्टल जो होता है उसका मास कम है और वो ज्यादा रिकॉइल करेगा, वो ज्यादा पीछे जाएगा। दैट इज वाई वहां पर दो हाथ से फायर किया जाता है। आर यू गेटिंग मी? और अब जो हैवियर गन्स है वहां पर तो पता है रिकॉइलिंग कम होगी, और हम चाहते हैं कि ये और कम हो। फिर क्या करते हैं? उस गन को हम अपने कांधे पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है अब ये भी अब गन का पार्ट बनी। ये गन और बॉडी जो है अब ये एक ही सिस्टम बना, और मेरा जो मास है वो भी अब गन के साथ एसोसिएट हो गया। अब गन का इफेक्टिव मास बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? और जब इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा उसकी रिकॉइलिंग बहुत कम होगी। दैट इज वाई जब भी बड़े गन से फायर करते हैं तो उसका जो बट है उसको शोल्डर के पास रखते हैं, ताकि शोल्डर, ये जो बॉडी है ये गन का ही पार्ट बने। ये गन का जो इफेक्टिव मास है अब वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इफेक्टिव मास ऑफ द गन बढ़ जाएगा तो रिकॉइलिंग बहुत कम होगी। दैट इज वाई हैवियर गन्स आर प्रेफर्ड ओवर लाइटर वन। समझ में आया? तो ये देखा, अब गन पीछे की तरफ रिकॉइल होता है कि नहीं होता? क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कितना तेज रिकॉइल होता है वो रिलेशन मैंने आपको दे दी। V इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो चीज निकलेगा आपको दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। आया समझ? और अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। तो अब एक और एग्जांपल है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड ए रॉकेट प्रपल्शन। ये रॉकेट कैसे चलता है, ये कैसे ऊपर जाता है? तो इट इज एक्चुअली ये रिजल्ट है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो मैं यहां पर एक रॉकेट बनाता हूं, देख लीजिए। चलो ये मैंने एक यहां पर रॉकेट बनाया, और आपको पता है कि ये जो रॉकेट होता है ना, ये क्या करता है? एक्चुअली इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स। और वो बर्न किए जाते हैं, वहां पर फिर कंबस्शन होती है। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रॉकेट को मैंने लॉन्चिंग पैड पे रखा। किस पे रखा? लॉन्चिंग पैड पे। जब लॉन्चिंग पैड पे रखा तो ये जो पूरा रॉकेट है इसके अंदर जो केमिकल्स है, और ये जो पूरा रॉकेट है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि अंदर ही कंबशन कराई जाती है, तो वो इंटरनल फोर्स बना। तो हमें पता है कि वो उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी वैलिड होता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। इंटरनल फोर्सेस को हम मतलब कि यहां पर स्टडी नहीं करते उनकी, मतलब कि यहां पर कोई चेंज नहीं लाएंगे उसके मोमेंटम में। ये चीज याद रखिएगा। क्या करते हैं हम? ये जो रॉकेट है अभी लॉन्चिंग पैड पे है, तो किस स्टेट में? रेस्ट में। तो बताइए इस पूरे रॉकेट सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है? तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, क्योंकि जब तक एक बॉडी मोशन में ना आए तब तक इसका मोमेंटम जीरो ही होगा। और बताइए ये पूरा जो सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम, ये किस में है? रेस्ट में, बिफोर लॉन्चिंग। तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है? जीरो। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे जीरो है, तो इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए? जीरो। अब ध्यान दे दीजिए क्या होता है कि इसके बाद यहां पर जो केमिकल्स होते हैं वो उनको बर्न किया जाता है। जब वो बर्न कराए जाते हैं, कंबशन होती है, तो क्या होता है कि जो बर्नड आउट गैसेस होते हैं उनको पीछे यहां पर
नोजल से निकाला जाता है। मतलब कि वो जो गैस है, हॉट गैस, वो किधर की तरफ जाता है? पीछे की तरफ। आर यू गेटिंग मी? अब ये जो गैस है एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ द रॉकेट, इट इज द पार्ट ऑफ द रॉकेट। ये गैस किधर की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ, नोजल से जाता है। जब नोजल से जाता है, आप बोलेंगे कि क्यों नोजल से इसको जाने देते हैं, पूरा ही क्यों खाली नहीं रखते हैं? ये नोजल्स क्यों रखते हैं यहां पर? ये नोजल्स इसलिए रखते हैं ताकि ये जो यहां से हॉट बर्न आउट गैसेज जो है वो तेज चले, उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो। आप बोलेंगे कि सर उनकी वेलोसिटी कैसी ज्यादा होती है? ये आपने आगे पढ़ना है, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह उधर ही पढ़ना है, तो अभी उधर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ना है ये सब। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है, जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया जाता है, तो यहां से जो एयर बर्न आउट गैसेज है वो बहुत तेज स्पीड के साथ किसको टकराती है? लॉन्चिंग पैड को। समझना मेरी बात। अब ये जो हॉट बर्न आउट गैसेज थे है, इनकी वेलोसिटी है किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो इनका मोमेंटम किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ। बट आपको पता है कि इस सिस्टम का मोमेंटम 0 है, क्योंकि ये एक इंटरनल फोर्स की वजह से यहां से ये जो बर्न आउट गैसेस बाहर निकले, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं निकले। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये आइसोलेटेड सिस्टम ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये हॉट बर्न आउट गैसेस नीचे आए विद वेलोसिटी v सपोज, तो उनका कुछ मोमेंटम है कि नहीं? मगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द लॉन्चिंग पैड। वो मोमेंटम डालते हैं कौन? ये बर्न आउट गैसेस। अब मुझे एक बात बताओ, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? इस पूरे सिस्टम का 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। अगर इस बर्न आउट गैस का मोमेंटम नीचे की तरफ है, ये 0 तभी होगा जब इक्वल मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो एज फार एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंसर्न, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम हो वो भी कितना होना चाहिए? 0। वो तभी 0 होगा जब ये जो बर्न आउट गैसेज ये वापस इस पे एक और मोमेंटम दे। किस पे दे? अब रॉकेट पे। और उस मोमेंटम की वजह से, मोमेंटम उसी बॉडी को होता है जो मोशन में होती है, तो ये रॉकेट जो है अब ये मोशन में आएगा ऊपर की ओर, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी से रॉकेट प्रोपेल होता है। आर यू गेटिंग मी? इट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वो 0 होना चाहिए आफ्टर बर्न आउट द गैसेज। जो गैसेज बर्न किए गए उसके बाद भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, मगर गैसेज का मोमेंटम आया, और इसका मतलब यह है कि वो मोमेंटम नीचे की ओर आया। इसका मतलब है कि वो अब 0 तभी बनेगा, सिस्टम का मोमेंटम 0 तभी बनेगा जब वापस मोमेंटम किस पे लगे? रॉकेट पे लगे। वो किधर की तरफ लगे? ऊपर की तरफ। दैट इज वाई रॉकेट जो है ऊपर की तरफ प्रोपेल होता है। वो एयर में भी प्रोपेल होता है, क्योंकि पीछे एयर तो जा रहा है ना, बर्न आउट गैसेज पीछे जा रहे हैं, तो वो उनका मोमेंटम है, तो नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0 सिस्टम का। तो वो इस पे एक और मोमेंटम देते हैं, ये आगे की ओर जाता है। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज एक्चुअली द अनदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है? मोशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। मोशन ऑन अ फ्रिक्शन लेस फ्लोर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रोजन लेक है, एक फ्रोजन लेक है, और आपको पता है कि यहां पर कोई बंदा बैठा है। चलो, कैसे आया उधर मुझे नहीं पता, ऊपर वाले ने इसको बराबर किसके ऊपर रखा? फ्रोजन लेक के ऊपर। और अब ये चल रहा है, मगर ये फिसल रहा है, तो चल नहीं पा रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस बंदे को बोलिए कि आप एक किनारे पे आ जाइए, आप एक किनारे पे आ जाइए, या इधर पहुंचिए या इधर पहुंचिए, मगर नीचे क्या है? फ्रोजन लेक है। कौन सा है? फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक का मतलब क्या है? फ्रिक्शनलेस फ्लोर। इसकी कोई फ्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाई ये अब एबल नहीं होगा कि ये अब इस फ्लोर पे चले। अब इसको चलना कैसे है? तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना ही नहीं है। कोई पीछे से बॉल मारेगा इसको, इस बंदे को, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, तब जाके ये इधर की तरफ धक्का खाएगा तो इधर पहुंच जाएगा। नहीं, यहां पर हम वो चीज भी नहीं करेंगे। इस बंदे को बोलेंगे चल, अब जो करना है सो कर, चल आ जा किस पे? किनारे पे। हम देखेंगे आपकी मोशन कैसे रहेगी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे।
तो उसने बोला अरे मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट हूं, मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है। मैं जो बॉडी हूं मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम हूं। मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे अंदर है वो इंटरनल ही है, एक्सटर्नल मैं अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी मेरे पे क्या पड़ रहा है, जीरो। चलो मैं ही हूं इस फ्रोजन लेक के बीच में। आर यू गेटिंग मी? तो मैं क्या करूंगा अब, या तो मेरे पास अगर चिलर होंगे, कुछ चिलर मैंने उनको आगे मारना है। क्यों? जब मैं उन चिलर्स को, क्योंकि वो चिलर मेरा पार्ट है। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज चिलर एंड मी आर फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने चिलर को मोमेंटम दिया कि नहीं दिया, किधर की तरफ, आगे की तरफ। तो मेरा मोमेंटम क्या था जब मैं फ्रोजन लेक पे था, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। जब मैंने चिलर को मोमेंटम दे दिया किधर की तरफ, आगे की तरफ, वो मुझे किधर की तरफ देंगे, पीछे की तरफ। क्यों देंगे? ताकि फिर से मेरा मोमेंटम जीरो रहे। तो मैं पीछे जाऊंगा, मैं ऐसे ही करके उनको आगे मारूंगा, मैं पीछे जाऊंगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं किनारे पे पहुंच जाऊंगा। दिस इज हाउ कैन यू वॉक, हाउ कैन यू हैव अ मोशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। अब अगर किसी के पास चिलर नहीं है, अब आप बोलेंगे कि सब चिलर नहीं है, अब क्या करेगा? उसको बस फूंक मारना है, फूंक मार आगे की ओर। जैसे रॉकेट अभी तक नीचे की तरफ फूंक मार रहा था और खुद ऊपर जा रहा था, तो वैसे ही मैंने फूंक मारना है आगे की ओर, और मैंने उस फूंक को आगे की तरफ मोमेंटम दे दिया, वो मुझे पीछे की तरफ देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेरा मोमेंटम पहले ही जीरो था, वो बाद में भी जीरो रहेगा। आर यू गेटिंग मी? जब मैं उसको मोमेंटम आगे की तरफ दिया, वो मुझे पीछे की तरफ देगा। या आप सीनीज करिए आगे की ओर, आर यू गेटिंग मी? आप पीछे जाएंगे। आपने देखा होगा ये सब चीजें, जब कोई सीनीज करता है तो वो पीछे थोड़ा जाता है, क्योंकि सीनीज इस डायरेक्शन में जाता है, वो थोड़ा पीछे जाता है, क्योंकि नीचे फ्रिक्शनलेस फ्लोर हो सकती है। तो हम फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे भी चल सकते हैं। पता है कैसे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चिलर को आगे मारो या फूक मारो या सीनीज मारो, जो भी मारना है, तो आप पीछे पीछे जाएंगे इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। समझ में आया? तो अब मुझे लगता है कि अब कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मतलब ये वीडियो भी लंबा खींच गया, तो चलो ये थी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। इसके नोटिस आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, या जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके लिए तो आपको पता है फेसबुक पे मेरा ग्रुप है, इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। वहां पर हर किसी लेक्चर के नोटिस आते हैं कॉन्स्टेंटली। और जो भी मेरे स्टूडेंट है स्कूल में, उनसे मैं फिर से ये गुजारिश करता हूं कि नोट्स को कंटिन्यूअसली लिखा करें और वीडियो को कंटिन्यूअसली देखा करें, क्योंकि बाद में आपको एग्जाम भी देना है, वो भी मेरे ही यहाँ देना है। याद रखना, इसका टेस्ट होगा आपका। सही बात। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। अब इसके आगे जो है, इसके आगे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।